लेडी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ दोनों में क्या डिफरेंस? मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। हार्डवर्क के बारे में आपका क्या कहना है? मैटर इज दैट आपका खुद का खर्चा आप निकाल सको इतना अर्निंग करना जरूरी है। वो घर से करो, कंपनी से करो, फैक्ट्री से करो, खुद के हॉबी से करो, कुछ भी चीजों से करो, अर्निंग इज इम्पोर्टेंट। मदरहुड और बिजनेस को कैसे बैलेंस करना है? अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। उन्होंने बताया, आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है? मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग है यंग जनरेशन के लिए कोई स्पेशल मैसेज? છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમારે काम करवाना છે। जैसे बात बोली जाती है कि हर सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल रहती है, ऐसे भी सिचुएशंस में अभी सब जगह फीमेल पहुंच रही है, पहुंच गई है। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। काफ़ी लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं और हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट और इस चैनल को थोड़ा वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द और बहुत सारी मेहनत से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, अच्छे गेस्ट लाते रहेंगे। एंजॉय द शो। थैंक यू। वार्म वेलकम मैम। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, वेरी नाइस। क्या चल रहा है? बस एवरीथिंग इज फाइन, एवरग्रीन અને બહુ જ મજામાં। मैंने आपको काफ़ी बार देखा है, आप एवरग्रीन ही रहते हो। हाँ, मुझे हेमा मालिनी अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड से एवरग्रीन। वाह, बढ़िया बढ़िया, सही है। आज हम बात करने वाले हैं 8 मार्च वुमेंस डे के बारे में। राइट। तो हर साल लोग वुमेंस डे के दिन काफ़ी सारे फीमेल पर्सन को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दे के उसको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन किया जाता है। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है वुमेंस डे 8 मार्च। आई थिंक सो सबको उस दिन वुमेंस डे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। बहुत सारे वर्किंग फीमेल्स उस दिन बहुत बिजी रहते हैं। काफ़ी सारे लोग किटी पार्टी प्लान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है फॉर वर्किंग वुमन एवरी डे इज़ 8 मार्च। राइट। एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। जैसे बात बोली जाती है कि हर सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल रहती है, तो एवरी डे इज़ 8 मार्च। मुझे ऐसा लगता है ये एक दिन है जहाँ पे हमें अप्रिशिएशन किया जाता है और कुछ स्पेशल फील करवाया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एवरी डे इज़ 8 मार्च, एवरी डे इज़ वुमेंस डे, बिकॉज लेडी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। राइट राइट राइट, 100%। सो आई थिंक सो 8 मार्च इज़ अ गुड स्पेशल डे। ऐसे ही मेन डे जो आता है उसको भी ऐसे ही फीमेल डे जैसा, वुमेंस डे जैसा सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई थिंक सो नेक्स्ट जो मेल डे आने वाला है उसके लिए हम लोग कोई मेल प्रिपेयर करेंगे और उसका भी पॉडकास्ट प्लान करेंगे। थैंक यू। आजकल गवर्नमेंट भी वुमेन्स को अप्रिशिएट कर रही है। हम लोग देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में साइंटिस्ट भी वुमेन्स आ रही है। यस। तो ऐसा क्यों? अभी पिछले साल ऐसा नहीं हो रहा था और अभी क्यों ऐसा हो रहा है? द थिंग इज दैट अपग्रेडेशन लोगों को पता चलने लगा है। देयर आर सो मेनी फैमिलीज जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। छोटे छोटे सिटी, गांव से लेके लोग सिटी में शिफ्ट होने लगे हैं, सिटी से लेके मेट्रो सिटी में शिफ्ट होने लगे हैं और अपग्रेडेशन हो रहा है। लोगों को पता चल रहा है लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। आप रेशो देख सकते हो, शादी के लिए अभी बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां बहुत कम हो रही है। सो ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं लड़कों के लिए। तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मेरी लड़की को अच्छा पढ़ाना है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि काफ़ी सालों से आप देख रहे हो इमीडिएटली अपग्रेडेशन ये 4, 5, 10 साल में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अलग अलग फील्ड में जहाँ पे फीमेल नहीं जाती है, फीमेल ये काम नहीं कर सकती है, ऐसे भी सिचुएशंस में अभी सब जगह फीमेल पहुँच रही है, पहुँच गई है। सो यू सी लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, CA, दैट इज़ वेरी कॉमन। पॉलिटिशियंस,
वेरी वेरी कॉमन, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो फीमेल अभी कर रही है और आई थिंक सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. राइट राइट. आप अभी कितने बिजनेस हैंडल कर रहे हो? By profession, I'm a doctor. Yes. So I do a practice. I have a 2 clinic in Rajkot, Gujarat. मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली मैं जो कर रही हूँ वो मुझे सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एज़ वी आर इंडियन, हम लोग इमीडिएटली सिखाते नहीं हैं, हम लोग पेटेंट बनाते नहीं हैं. हमारे दादी है, नानी है, वो लोग जो आचार बनाते थे वो लिख के नहीं रखते थे. राइट. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर उसका मटेरियल तैयार करूं और मैं सिखाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा. तो माय फर्स्ट बिजनेस इज़ माय क्लिनिक, दैट इज़ माय प्रोफेशन, और वो मेरा बिजनेस नहीं है, दैट इज़ माय पैशन. सेकेंड इज़ माय एकेडमी, जो ओपल एस्थेटिक ट्राइकोलॉजी एकेडमी है. और थर्ड इज़ माय मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ बिलोंग फ्रॉम द माही लैब्स. हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे ऑयल है, शैम्पू है, सीरम्स है, और वो हम लोग सोल्ड करते हैं. और दैट इज़ माई 3 डिफरेंट बिजनेसेस. और मुझे मज़ा आता है मेरे जो मेरा वर्ल्ड है उसको एक्सपांड करने के लिए. सो आई लव माई प्रोफेशन. तो आप इंडिविजुअली ये सब मैनेज करते हो या आपके हस्बैंड उसमें सपोर्ट करते हैं? हाँ, जैसे बोला जाता है ना, हर स्त्री के पीछे कोई आइडियल पर्सन रहता है, तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड है. ही इज़, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और उनका दिमाग है और मेरी मेहनत है. तो दोनों मिलके एक गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, और लास्ट 20 years वी आर एंजॉइंग आवर वर्क. मैं खुद मेरे काम को बहुत ही प्यार करती हूँ. अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती होगी और उसको किस तरह से आप सोल्व करते हो? वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगी. अभी ये जो रूम है ये कौन से कलर की है? ब्लू कलर. ब्लू कलर की है. आपने स्पेक्स नहीं पहना है, नहीं तो आपको ये कलर कौन सा दिख रहा है? ब्लू ही दिख रहा है. ब्लू दिख रहा है. अगर मैं आपको रेड कलर का गॉगल पहना दूँ तो ये रूम कौन से कलर की दिखाई देगी? रेडिश और ब्लू जैसा है, मतलब कुछ इफेक्ट हुआ. हाँ. है ना. ग्रीन कलर का स्पेक्स पहना दूँ तो वो ग्रीन दिखाई देगी. तो सेम थिंग, अगर आप स्पेक्स पहन के देखते हो कि मुझे वो सामने प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लम है. मेरे हिसाब से मुझे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम कभी फील ही नहीं होते हैं, और मुझे पता नहीं है कि मैं मेरे प्रोफेशन में आने के बाद मैं कभी रोने बैठूं, क्योंकि मैंने वो स्पेक्स लगाया ही नहीं है प्रॉब्लम वाला. सो आई फील दैट कि प्रॉब्लम ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है. देर आर सम सोल्यूशंस. आप सोल्यूशन निकालते जाओ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. हाँ, लेकिन दिस इज़ गुड क्वेश्चन, हर एक फीमेल को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं. जैसे सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, हस्बैंड का कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना, जल्दी भागते भागते ऑफिस पहुंचना, पहुंचते टाइम पे ट्रेन है, बस है, मेट्रो है, खुद की कार है, ये सब चीज़ें रहती हैं. और ऑफिस पहुंचने के बाद शायद एम्प्लॉय नहीं आया, उसके कुछ प्रॉब्लम्स. तो जैसे हमारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे सेम प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय के भी होते हैं. राइट. सेम प्रॉब्लम्स पेशेंट के भी होते हैं. सेम प्रॉब्लम्स अगर आप सीए हो तो आपके क्लाइंट के भी होते होंगे. सो दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, और दैट इज़ आवर चॉइस. मुझे किसी ने बताया नहीं है कि तुझे डॉक्टर होना है, तुझे डॉक्टर होने के बाद प्रैक्टिस में जाना है. दैट इज़ माई चॉइस. तो अगर मेरी चॉइस है क्लिनिक में जाना, तो मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए. दैट इज़ अ वन पार्ट ऑफ लाइफ. और आई थिंक सो, अगर आप छोटा जॉब कर रहे हो, बड़ा जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें हर्डल्स तो आने वाले हैं. सो आप कौन सा चश्मा पहनते हो, आप कौन सा स्पेक्स पहनते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर आप स्पेक्स पहनते हो प्रॉब्लम वाला, तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देंगे. अगर आप स्पेक्स नहीं पहनते हो प्रॉब्लम वाला, तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा. उसमें आप सॉल्यूशन निकालोगे और अपना रास्ता बना के आप आगे चले जाओगे. सो इन माई लाइफ देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालती हूँ. आप 100% सही हो, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि काफ़ी सारी फीमेल है जो रूटीन में आपके जैसे बिजी शेड्यूल में चल रही है. काफ़ी सारी हाउस वाइफ है जो जॉइंट फैमिली में भी काम कर रही है, घर का काम कर रही है. बराबर.
आपको भी थकान लगती है, उसको भी थकान लगती है, लेकिन कभी उसने कंप्लेन नहीं किया है बराबर। कि मैं थक गई, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि भी ये हमारा रेगुलर काम है, यही मेरी लाइफ है, इसमें मैं किस तरह से एंजॉय कर सकूं। राइट। आपने सही बोला कि अगर जो आप सोचोगे वैसा होगा, एग्जैक्टली। तो आपकी बात 100% सही है। थैंक यू। ओके, वुमेन्स की लाइफ में डेली रूटीन में हार्ड टास्क कौन से होते हैं? वुमेंस की लाइफ में हार्ड टास्क तो सबकी लाइफ में रहते हैं, तो वुमेंस में थोड़े स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि मैं खुद वुमन हूँ तो मुझे पता है। ऐसे तो हार्ड टास्क मेल में भी रहते हैं, बच्चों में भी रहते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में भी रहते हैं, कॉलेज वाले लाइफ में भी रहते हैं। मैंने बोला वही कि जैसे जो चश्मा आप पहनते हो आपको दिखाई देगा, बट एज सच अगर फीमेल की बात की जाए तो आई ऑब्जर्व दैट देर आर द 3 मेन प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जैसे इमोशनल, हेल्थ एंड वेल्थ। काफ़ी बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जैसे अगर किसी को बिज़नेस करना है तो उसको एक सर्टन अमाउंट उसके पास नहीं रहती है, तो वो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। राइट। वो अमाउंट जनरेट करना, ज़ीरो में से पैसे इकट्ठे करना और फिर बिज़नेस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। आई सॉ सो मेनी लेडीज़ जो बहुत कम पैसे में भी बिज़नेस चालू करते हैं। अगर मेरा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो मैंने जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे पास 8-10 लाख रुपए का लोन था और पता नहीं था मैं कैसे वो चुका पाऊँगी बिफोर 20 ईयर्स बैक। घर से बहुत सारा कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन पति का सपोर्ट बहुत अच्छा था, तो उसने बोला हो जाएगा, तू कर लेगी। सो दो इकोनॉमिकल इशू इज़ देयर, तो वो एक बड़ा टास्क रहता है कि पैसे है तो आप इजीली बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड टास्क इज सेकेंड प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम बट सेकेंड चैलेंज इज इमोशनल डिस्टर्बेंस। हमें करना है, लेकिन शायद काफ़ी बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर समझ नहीं पाते हैं, सराउंडिंग समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना है। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हम खुद क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग उनको समझा नहीं पाते हैं। वो भी एक बड़ा टास्क है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस एक चैलेंज रहता है। बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन देना है, दोपहर में रिटर्न आते हैं, पति घर पे आता है, उसको गरम रोटी खिलानी है, सास ससुर है, ये सब इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं। मैरिज को 10-15 साल हो गए, हस्बैंड वाइफ का बनता नहीं है, वो इमोशनल टास्क रहता है। वो एक बहुत बड़ा हर्डल मुझे ऑब्जर्व होता है कि फ़ीमेल में कुछ चीज़ें, कुछ स्टेयर उसको चढ़ने हैं, तब इकोनॉमिकल इशू तो वो लड़ लेती है, कुछ अरेंज कर लेती है, लेकिन ये जो इमोशनल इशू है वहाँ पे वो बहुत टूट जाती है। वहाँ पे वो स्टेप्स लेना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस इज़ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक। और हेल्थ, हर महीने की एक साइकिल आती है जहाँ पे फीमेल्स में बहुत हार्मोनल चेंजेस दिखाई देते हैं, मूड स्विंग्स दिखाई देते हैं। तब अगर उसको घर पे कोई समझता है तो बहुत ही ईजी रहता है। हर महीने कुछ चैलेंज आते हैं तो वो 4-5-10 दिन पेनफुल रहता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो टाइम पे भी उसको वही सेम काम करना है, सुबह उठना है, बच्चों का टिफ़िन करना है, ऑफिस जाना है, रिटर्न आना है, घर पे काम करना है, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये 3 टास्क से अगर आप पास हो जाते हो, इमोशनल, वेल्थ एंड हेल्थ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आई फील दैट ये 3 टास्क जो है ये फीमेल को इजीली मैनेज करना चाहिए। हेल्थ इशू सबको आते हैं, उठ टच भगवान के हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छी लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर ये 3 टास्क है, कोई भी वुमन को इसमें से निकलना है तो कहाँ से शुरू करेंगे तो वो निकल सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आई सॉ सो मेनी लेडीज जो 70 एज ऑफ 70, 75, 80 में भी खुद का कुछ बनाते हैं। शायद आपने देखा होगा शार्क टैंक में एक लेडी आए थे और उन्होंने एट द एज ऑफ 65-70 में मसाला बनाते थे, है ना। तो वो बचपन का शौक था, उनके फैमिली मेम्बर ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने मसाले बनाए जो फूड में चलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और करोड़ों का बिजनेस उन्होंने तैयार किया एट द एज ऑफ 65-70। देयर इज़ नो एनी एज लिमिट। जिस दिन आप शुरू करना चाहो वो आपका पहला दिन है। और आप प्लान करो, लाइफ को एक डिज़ाइन करो
So that is your first day. There is no any age limit. As by profession, I am a doctor, CA, advocate. हम लोगों में रिटायरमेंट ही नहीं है. एंड ऑफ द डे तक हम काम कर सकते हैं. सिर्फ आप में एनर्जी होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और कुछ विजन होना चाहिए. अगर आपके पास एक ह्यूज प्लान विजन है तो एंड ऑफ द डे, लास्ट डे तक आप काम कर सकते हो. सो स्टार्ट करने के लिए कुछ दिन नहीं है तो एंड करने के लिए कुछ भी दिन नहीं है. आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कभी भी फिनिश कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट करने के लिए देयर इज़ नो एनी एज लिमिट. अगर आप आपके बच्ची को शेयर्स खरीदना एट द एज ऑफ 14 सिखाते हो, उसको मैथ्स चालू हो गया स्कूल में, उसको कैलकुलेशन आ गया, अगर आप उसको सिखाते हो कि तुझे ये कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ये इतने में आ रहे हैं, एट द एज ऑफ ये इतने में बेचे जाने के बाद तुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो शायद वो 14 साल के एज में भी कमाना सीख पाएगी. हमारे इंडिया में हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस है, फॉरेन में तो ऐसा नहीं है. 14-15 साल में बच्चों को बाहर निकाला जाता है, अर्निंग सिखाया जाता है. तो हम लोगों को क्यों एज लिमिट है? अभी ऐसा नहीं है. इन माई सराउंडिंग 80 to 85% मेल आर कोऑपरेटिंग फॉर द फीमेल्स. मेरे काफ़ी सारे ग्रुप में मैंने ऑब्जर्व किया, देर आर सो मेनी पीपल्स, वो उनके वाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर निकल, मैं घर पे कर लेता हूँ मैनेज. मेरे घर से ही आप देखोगे तो माई हस्बैंड ही इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव, वेरी मच कोऑपरेटिव. सो वो आइडियल रोल है, मॉडल है मेरे लिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं काम कर सकती हूँ. सो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कोई मेल को कि आप आपकी वाइफ को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में 50% to 60% मेल आर वेरी मच कोऑपरेटिव फॉर द फीमेल्स. अगर आपको ये कोऑपरेशन मिल रहा है तो आपको एज लिमिट नहीं है. कौन से भी एज में आप आपका वर्क चालू कर सकते हो. वो एक्सक्यूज का चश्मा लगा नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली, एक्सक्यूज का चश्मा नहीं होना चाहिए. मेरा बच्चा स्कूल में से आता है, मुझे टिफ़िन देना है, मेरे हस्बैंड को गर्म खाना है, देयर इज़ नो एनी एक्सक्यूज. अगर मैं मेरी बेटी को एट द एज ऑफ 6 months गोड़िया घर में बेबी सिटिंग में रख के काम कर सकती हूँ, मुंबई में कोई लेडी उसके बच्चे को 1.5 महीने वाले बच्चे को बेबी सिटिंग में रख के 6:30 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़ सकती है विद द फुल ऑफ टिफिन, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये जो बर्थ मिला है ना, आई थिंक सो एक ही बार मिलेगा. इतने अच्छे पेरेंट्स, इतना अच्छा पति, अच्छी बेटी, आप जैसे अच्छे फ्रेंड्स और इतना अच्छा एजुकेशन, कंफर्ट जोन वाली लाइफ, yes. ये सब है ना, शायद नेक्स्ट जन्म में नहीं मिलेगा. और अभी के टाइम में किसी को हम देखते हैं मिलती भी नहीं है, मिलती नहीं है, वो पानी पड़ती है. अभी हम देखते हैं कि रास्ते का जो काम चल रहा होता है वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उसको ना तो घर है, एग्जैक्टली, ना तो उसके बच्चों को पहनने के लिए पूरे कपड़े हैं, ना स्कूल जा पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं. एग्जैक्टली. तो उसके पास तो वो कंफर्ट जोन क्या होता है वो सोचने का कुछ है ही नहीं. पता भी नहीं ना उनको कंफर्ट जोन क्या होता है, रिलैक्स लाइफ क्या होती है, लग्जरी लाइफ क्या होती है. तो अगर मेरे जैसे काफ़ी सारे लेडीज़ हैं, ये पॉडकास्ट काफ़ी सारे लेडीज़ देख रहे हैं, तो मैं इतना ही मानूंगी कि अगर आपको ये बर्थ इतना अच्छा मिला है, ये जन्म आपको मिला है और भगवान हमारे साथ है, तो आई थिंक सो कुछ ऐसी चीज़ करो कि आपको जाने के बाद कोई याद करे. मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं बहुत बार, माय हस्बैंड नेम इज़ समीर, और मैं बहुत बार उनको पूछती हूँ कि मुझे कुछ करना है. सो ही इज़ ऑल्सो लाइक सेम, मेरे जैसा माइंड है उनका. बहुत शांत नहीं रहते वो, ही इज़ वेरी साइलेंट पर्सन, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है. कुछ लाइफ में करना है. राइट नाउ आई एम वेरी मच सेटल, आई हैव वेरी गुड कार, वेरी गुड विला, और बच्ची बहुत मस्त है, क्लिनिक अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग लैकिंग. हम
रतन टाटा जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? हम अब्दुल कलाम जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? हम मदर टेरेसा जैसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? राइट। तो वो क्वेश्चन हमेशा मुझे रात को सोते टाइम पे परेशान करता है कि मैं मेरे लाइफ में ऐसा कुछ करूं कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग याद करें। और अर्निंग, पैसा कमाना, दैट इज़ अ पार्ट, यस। क्योंकि एक स्टेज है जहाँ पे आप कमा के सेटल हो गए हो। आप क्या खाओगे? आप गोल्ड का बिस्किट खाओगे? नहीं खाओगे। आप कितना गोल्ड पहनोगे? बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, 2-3 चीज़ें पहन सकते हैं, और क्या पहनोगे? ड्यूरिंग ओटी, ड्यूरिंग प्रोसीजर सब निकाल के रखना पड़ता है ना। तो आप सोचो, आप जो अर्न कर रहे हो दैट इज़ अ सफिशिएंट, सैचुरेशन लेवल आ गया कमाने का। द थिंग इज दैट नाम कमाओ, आप जाने के बाद आपको कोई याद रखे, ऐसा कुछ करो। सो दैट इज इन माई माइंड ऑलवेज। एक क्वेश्चन आता है, मोना कुछ करो जिससे जाने के बाद लोग आपको याद करें। 100% सही बात बोली आपने। काफ़ी सारे वुमेन्स जो भी है उसको उसकी डेली रूटीन्स में वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि भी ये जो टाइम मिला है वो टाइम को पूरा इस्तेमाल करके क्या अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। घर को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, yes. साथ में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि मरने के बाद भी याद रखना चाहिए। आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट लाइफ वाज वेरी नाइस। स्कूलिंग मेरा कंप्लीट हुआ महाराष्ट्र में, कोल्हापुर से। मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कोल्हापुर की लड़की भी शादी करके जल्दी लेके नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी रहती है। सो माई स्टूडेंट लाइफ वॉज वेरी बहुत अच्छा था, मस्त था। बहुत मार खाई है मैंने मम्मी पापा की। हाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड। स्टडी में मैं थोड़ी ठीक ठाक थी। और मेडिकल अच्छा कंप्लीट किया मैंने। मेडिकल मेरा कंप्लीट हुआ यूजी साउथ में से। और पीजी के लिए मैं गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो मैंने शादी के बाद कंप्लीट किया। और उसमें भी मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ था। उनको मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी लगता था, और तब लोन निकाल के उन्होंने मुझे पीजी के लिए ऑस्ट्रेलिया सिडनी भेजा था। हाँ, लोन मैंने उनका कंप्लीट कर दिया आफ्टर कमिंग बैक। और बस स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं बहुत नॉटी थी, अभी भी हूँ। मैं मेरी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। हमेशा हमें लगता है कि जो पास्ट लाइफ है बहुत अच्छे दिन थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो दिन भी बहुत अच्छे थे, एग्जिस्टिंग दिन भी बहुत ही अच्छे हैं, और आने वाले दिन भी मेरे बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं मेरे लाइफ को बहुत ही अच्छे वाले फ्रेम में सेट करके वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी रही हूँ। मुझे पता रहता है मुझे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ऑफिस जाना है, मुझे आज क्या खाना है, मेरा टू डू लिस्ट रेडी रहता है। तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं था। स्टूडेंट लाइफ में मैं थोड़ी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारे टास्क आने के बाद आई एम वेरी मच फ्रेम पर्सन, और मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और मैं तब भी बहुत अच्छी जी रही थी, अभी भी बहुत ही हैप्पी और एवरग्रीन जी रही हूँ। वाह, बढ़िया बढ़िया। अब पीजी की बात की आपने, तो वो कौन सी डिग्री होती है? मैंने ट्राइकोलॉजी कंप्लीट किया। ट्राइकोलॉजी मीन्स बालों का डॉक्टर, बालों की डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन इन हेयर, जिसमें हम लोगों को सिर्फ बालों के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन सिखाए जाते हैं। वी आर 6 डॉक्टर्स टोटल फ्रॉम इंडिया, जो मैंने ट्राइकोलॉजिस्ट कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया से। उसमें अपूर्व शाह, सोनल शाह, दे आर फ्रॉम रिचफील्ड, और 3 डॉक्टर्स है उदयपुर से, और गुजरात से मैं हूँ। सो वी आर टोटल 5 to 6 डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से ट्राइकोलॉजी कंप्लीट करके आए हैं। जैसे हम लोग गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं, फीमेल डॉक्टर, ऐसे ही ट्राइकोलॉजिस्ट रहता है जो बालों का डॉक्टर रहता है।
ओके, सो आई एम अ ट्राइकोलॉजिस्ट. वाह. वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ दोनों में क्या डिफरेंट है? वर्किंग वुमन एंड हाउसवाइफ. हम्म, मुझे ऐसा लगता है जो वर्किंग वुमन है ना, वो पहले तो हाउसवाइफ है. हम्म, और देर इज़ नो एनी मेजर डिफरेंस. सिर्फ वर्किंग वुमन को पैसे मिलते हैं, हाउसवाइफ को पैसे नहीं मिलते हैं. और प्रायोरिटी भी मिलती है ना? हाँ, प्रायोरिटी मिलती है वर्किंग वुमन को, क्योंकि वो पैसे कमाती है, उसके हाथ में पैसे आते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये पैसे कमाती है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है. हाउसवाइफ है वो विदाउट सैलरी पर्सनैलिटी है, जो दिन भर काम करती है. मुझे ऐसा लगता है वर्किंग वुमन से ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे मन में फैमिली संभालने वाली लेडी को है, क्योंकि राइट. वो पति ने जो पैसे दिए हैं उतने में महीना चलाती है. उसमें भी कुछ पैसे इकट्ठा करके टिफ़िन बॉक्स में रख देती है. जब घर में प्रॉब्लम आता है तब वो पैसे पति को रिटर्न देती है. बच्चों की फ़ीस भरती है. इमोशनल चीज़ की बात की जाए तो पति के सब रिलेटिव्स को वो अच्छे से मैनेज करती है. बहन भाई ननंद सासू देर देरानी सबको मैनेज करती है. सब फेस्टिवल्स आते हैं तो वो छोटे अमाउंट में, छोटे पैसों में, कम पैसों में घर को अच्छे से संभाल लेती है. बच्चों की फ़ीस भरना, बच्चों का टिफ़िन देना, अच्छा खाना देना, बाहर का फूड नहीं देना, ये मैनेज करती है. ये सब चलता है तब उसके खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज़ को वो निगलेक्ट करती है. राइट. ना बोलती है गायनेक इशू है तो डॉक्टर को नहीं दिखाना है क्योंकि ज़्यादा पैसे लगते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो सच में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है लाइफ में. उसका सबसे ज़्यादा टाइम घर में जाता है और वो उसके लिए एक बड़ी कंपनी है और बच्चे वो कंपनी का प्रोडक्शन पार्ट है, एंड प्रोडक्ट है. राइट. वो वही सक्सेस मानेगी जब बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छी जगह पे काम करेंगे, तो वो उसका पूरा अर्निंग है. और अगर हम बात की जाए वर्किंग वुमन की, तो वर्किंग वुमन पैसे कमाती है तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उसके हाथ में लक्ष्मी जी है और वो खुद कमाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ उसमें बहुत सारा कुछ डिफरेंस नहीं है. राइट. और हमें मानना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वर्किंग वुमन के लिए ना एक फ्रेम बनाया है. वो 10 से 5 काम करेगी, 5 बजे आके बोलेगी मैं थक गई हूँ. लेकिन हाउसवाइफ कभी थकती ही नहीं है ना. राइट. वो कभी बोलती है 6 बजे आप आओ तो मैं कॉफ़ी नहीं बना के दूंगी, मैं थक गई हूँ. वर्किंग वाली वुमन बोलेगी मैं ऑफिस से काम करके आई हूँ, थकी हूँ, तो मुझे आधा घंटा सोने दो. सो मेरे हिसाब से हाउसवाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो घर में एवरी टाइम अवेलेबल रहती है, सब काम करती है और विदाउट सैलरी करती है. वो सबसे बड़ी चीज़ है. हाउसवाइफ जो है वो प्यार भी ज़्यादा करती है, क्योंकि वो उसका प्यार ज़्यादा बाहर बंटता नहीं है. वर्किंग वुमन में मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको उसका टाइम, उसका इमोशन सब जगह पे देना पड़ता है सबको मैनेज करने के लिए. जैसे अगर मेरी केस में आप देखोगे तो इतना सारा स्टाफ है 25-30 लोगों का, तो उनको भी थोड़ा प्यार देना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है. तो शायद घर पे आके हम थोड़े थके रहते हैं तो उतना टाइम हम घर के लोगों को नहीं दे पा सकते हैं. थोड़े इरिटेट होते हैं बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से. तो शायद हम उनको इतना टाइम, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते जितना हाउसवाइफ देती है. तो मेरे हिसाब से ये दो प्रोफेशन कुछ अलग नहीं है. द बोथ प्रोफेशंस आर सेम प्रोफेशन, सेम प्रायोरिटी, इक्वल थॉट प्रोसेस. दोनों की पोजीशन उसकी जगह पे डिफाइन है. एग्जैक्टली. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं कहीं पे भी थोड़ी चैलेंजिंग तो है. एग्जैक्टली. और दैट इज अ चॉइस. काफ़ी बार मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी बोलती है मुझे काम नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे पैसे नहीं कमाना है. आई एम हैप्पी विद द जो हस्बैंड कमा के देता है, आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे अच्छा रहना है. जैसे 2 टास्क है, अगर आप शादी में जाते हो है ना, तो आप देखो जो वर्किंग वुमन है ना वो कुछ भी पहन के जाएगी. अब मुझे कभी भी देखो आप फंक्शन में, अदरवाइज इसमें अगर हम मिले कभी तो ब्लेज़र पहनो, टी शर्ट पहनो, कुछ पैंट पहन लो, शूज़ पहन लो, निकल जाओ. हाउसवाइफ है बहुत अच्छे से तैयार होगी,
राह देखेगी उसकी पति की कि वो आएगा, बोलेगा बहुत तू सुंदर लग रही है। तो वो एक डिफरेंस है टाइम का। उनके पास टाइम है इसलिए वो प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो जी रहे हैं। वर्किंग वुमन शायद ये सब चीज़ें नहीं जी पाती है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। वॉलड्रॉप खोल दिया, सब गिर रहा है, टाइम ही नहीं है वो लगाने के लिए। सो द थिंग इज दैट देर इज़ अ टू डिफरेंट लाइफ, और वो हर एक की खुद की चॉइस है। कैसे जीना है वो आपकी चॉइस है। सो आई थिंक सो देर इज़ नो एनी मेजर डिफरेंस। दोनों जॉब अच्छे हैं, और जो भी आप कर रहे हो वो 100% दे के करो तो इट्स फाइन। राइट। सो देर इज़ नो एनी वर्सेस। I feel there is equal housewife and working woman. राइट। Yes. हार्ड वर्क के बारे में आपका क्या कहना है? Yes. हार्ड वर्क के बारे में मेरा कहना ऐसा है कि जैसे आपने मेरा बचपन पूछा, मेरा स्टूडेंट लाइफ पूछा, तो मैं वही बोलूँगी कि आई एम नॉट दैट मच सिंसियर गर्ल। मुझे कुछ 98 99 मार्क्स नहीं आते थे। आई एम अ हार्ड वर्क स्टूडेंट। बहुत स्टडी करके पास होना, अच्छे मार्क लेके आना, उसके बाद जैसे राजकोट आ गई मैं, तो मैं बहुत अच्छा गुजराती भी बोलती हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से आई एम इन राजकोट गुजरात। यहाँ आके मैंने गुजराती सीखा, और मेरा लाइफ, मेरी कर्म भूमि गुजरात को बनाई। सो दैट इज़ ओनली विथ हार्ड वर्क। तो हर एक को ऐसा लगता है कि मैं मेरे लाइफ में हार्ड वर्क कर रही हूँ, कर रहा हूँ। दैट इज़ योर चॉइस। आप कोई दूसरे के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो भाई, आप आपके खुद के लिए कर रहे हो। राइट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। अगर मैं एप्पल के बीज लगाती हूँ, तो उसके बाद जो ट्री बन रहा है उसमें अनार आएगा क्या एप्पल आएगा? एप्पल ही आएगा। एप्पल ही आएगा ना। तो आज जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका फ्रूट अच्छा ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है। अगर आप एप्पल डाल रहे हो तो एप्पल ही आने वाला है, एप्पल का बीज डाल रहे हो एप्पल ही आने वाला है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका जो फ्रूट्स आ रहा है वो सेम आएगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो उसका कुछ भी कंक्लूजन नहीं आने वाला। सो ये जो मेहनत है एवरी फेज में इम्पॉर्टेंट है, ना कि वर्किंग फेज में। एवरी फेज इज स्टूडेंट लाइफ। जब बच्चियाँ 10 तक पढ़ती है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा खिलौना आया है, यू नो, मोबाइल है ना। तो पेरेंट्स बताते हैं भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। 10th में आए हो, 9th में आए हो, पढ़ो, 12th तक पढ़ो। सो वो टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। मैरिज हो गया, 3-4 साल एंजॉय कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ एक फ्रेम में तैयार करो, तब हार्ड वर्क करो। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बताया था कि अगर आप एट द एज ऑफ 23, 24, 25 हार्ड वर्क करते हो, साइमल्टेनियसली स्मार्ट वर्क करते हो टिल 30, तो शायद अच्छा लाइफ जी पाओगे। शायद अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो शायद आप अच्छा लाइफ जी सकते हो। स्मार्ट वर्क करते हो तो 100% आप आगे के 15, 20, 25 साल अच्छा जीवन जियोगे। अगर आप आपकी लाइफ को बहुत लाइटली लोगे, मुझे नहीं लगता है आपकी लाइफ कुछ अच्छे फ्रेम में सेट होगी। सो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद दैट स्मार्ट वर्क। अभी बहुत सारे स्कूल्स आए हैं, बिजनेस स्कूल्स है, ये है वो है, बहुत मोटिवेशनल ट्रेनर्स रहते हैं। तो आई थिंक सो उनका सपोर्ट लेके स्मार्ट वर्क करना चाहिए। खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है। आउटडेटेड बहुत रहोगे तो ये ज़माना आपको फेंक देगा। तो अगर ज़माने के साथ चलना है तो खुद को अपग्रेड करो और हार्ड वर्क को प्रायोरिटी दो। कई बार वो डेस्टिनी के ऊपर भी डिपेंड होता है। हार्ड वर्क काफ़ी सारे लोग करते हैं लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलती है। बराबर है। कई बार हम वो भी केस देख सकते हैं कि भाई हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, फ्यूचर का जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बेहतर लाइफ जीने का करो। बराबर है। नहीं कि कैलकुलेटिव थिंकिंग करो कि भाई मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इतने तो मिल ही नहीं चाहिए। बराबर है। तो कई बार सक्सेस नहीं न मिलने का ये भी रीज़न हो सकता है। एग्जैक्टली। समटाइम डेस्टिनी, जैसे मैंने कभी भी राजकोट पढ़ा ही नहीं था। एट द एज ऑफ अराउंड, मैं आपको बताऊँ,
मैं 10th तक मैंने राजकोट कभी मैप में पढ़ा ही नहीं था। राइट। गुजरात पढ़ा था, अहमदाबाद पढ़ा था, राजकोट मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मुझे पता ही नहीं था मैं राजकोट आने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई डेस्टिनी कि मुझे भगवान यहाँ पे लेके आए, समीर के साथ मैरिज किया। लेकिन तब मैं डिप्रेस नहीं हुई। मुझे मेरे पति ने एक वर्ड बताया कि तू ऐसा पत्थर है जिसको मैं कहाँ डालूँ तो वहाँ से तू पानी निकालेगी। वाह। वो वर्ड मुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया तो याद आता है कि हाँ, उसने मुझे बताया था कि यू आर दैट काइंड ऑफ द स्टोन कि मैं कहाँ थ्रो करूँ तो वहाँ से पानी निकलेगा। तो दिस इज़ योर डेस्टिनी। तू राजकोट आई कोल्हापुर छोड़ के, कहाँ कोल्हापुर, कहाँ औरंगाबाद और कहाँ मैं यहाँ राजकोट। तो मेरे जैसे काफ़ी सारे गर्ल्स, काफ़ी सारे फैमिलीज आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं। मेरी स्टोरी कुछ अलग नहीं है। डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, वहाँ पे पहुँचाएगी। उसके बाद क्या करना है वो आपके हाथ में है। अगर आपको पता है आपको क्या करना है, आपका विजन क्लियर है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने जो बात की थी वो ट्राइकोलॉजिस्ट की, वो आफ्टर मैरिज किया था या बिफोर मैरिज किया था? ना, मैंने आफ्टर मैरिज ट्राइकोलॉजी कंप्लीट किया। मैंने MBA किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिम्बोसिस से। तब माही शायद 6 महीने की थी और हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना वो घोड़िया, झूला लेके सिम्बोसिस गए थे पूना लवासा में। और मैं एग्ज़ाम देने वाली थी तो अब माही को समीर ने एक रूम में रखा था हॉस्टल में, और वो उसको झूला लगाते थे कंटिन्यू 3 घंटे, क्योंकि वो उठ ना जाए और मैं मेरा एग्ज़ाम का पेपर आधा छोड़ के रिटर्न ना आऊँ। सो मेरे लाइफ में मैंने बताया आपको कि मेरे पेरेंट्स बहुत हाईली एजुकेटेड, मेरे हस्बैंड हाईली एजुकेटेड। तो आई फील दैट कि ये ज़िंदगी मुझे मिली है, बहुत कंफर्ट जोन में मिली है, तो कुछ लाइफ में करेंगे। अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। मेरे सामने आ गई, मैं उसको पकड़ लेती हूँ। एवरेज बात की जाए सबकी तो मैं ऐसा बोलूँगी, आपको कुछ तो एक हॉबी रहती है, हर एक को कुछ तो हॉबी रहती है। वो अपने ब्लड में रहता है। ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे कि जिनको हॉबी नहीं है। कुछ तो हॉबी होगी ना। ड्राइंग निकालना है, साड़ी बनाना है, रसोई बनाना है, अच्छी बात करनी है, कन्विंस करना है सामने वाले को, कुछ तो हॉबी है। वो हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाते हो तो क्या बात है। सो वो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी। राइट। अपॉर्चुनिटी कभी सामने नहीं आएगी, वो ढूंढनी पड़ेगी। वो सामने आके आपको नहीं बोलेगी कि आ और मुझे ले लो, आजमा लो, नहीं, वो आपको ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी का चश्मा आपको पहनना है और आपको देखना है कि हाँ, दिस 1 2 3 अपॉर्चुनिटीज देयर, मैं इसमें सेट हो रही हूँ और मुझे ये काम करना है। सो आई फील दैट कि अपॉर्चुनिटी कभी सामने से नहीं आएगी, आपको वो ढूंढनी पड़ेगी। पैसे क्यों कमाने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैसे क्यों कमाने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पूछूं, पैसे क्यों कमाने चाहिए? ऑब्वियसली फैमिली के लिए। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है फॉर मेल और फीमेल देयर इज़ नो जेंडर डिफरेंस कि पैसे क्यों कमाने चाहिए। अच्छा लाइफ जीना है तो पैसे कमाने हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के बाद ही आइडेंटिटी मिलती है। अगर आप पैसे नहीं कमाते हो तो शायद आपको दुनिया में कोई ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं देगा। क्यों हम अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्यों उनके वीडियो बनते हैं? क्योंकि वो पैसे कमाते हैं। राइट। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं। आप 2 फैमिली है, उसमें से एक लेडी है वो अच्छा कमा रही है और दूसरी है शी इज़ वो कमा ही नहीं रही है, वो घर बेर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है ना। अभी साड़ी लेने गए तो साल में ये लेडी कितनी साड़ी लेगी, कितने कपड़े लेगी, और ये लेडी कितने लेगी? जो वर्किंग वूमन है ना वो कम लेगी, हाउस वाइफ ज़्यादा लेगी।
हाँ, क्योंकि वो पति के पैसे यूज कर रही है और वर्किंग वुमन है ना, खुद के पैसे से साड़ी ले रही है, राइट। वो कम लेगी। बराबर, कुछ चीज़ें लेनी है ना, उसको पूछना पड़ेगा पति को, मैं शॉपिंग करूं? जहाँ वर्किंग फीमेल है ना, अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऑनलाइन शॉपिंग करके घर पे पार्सल आ जाएगा। राइट। घर पे 10 पार्सल आएंगे ना, अगर खुद कमा रही है ना, कोई नहीं पूछेगा उसको कि क्यों पार्सल इतने आ रहे हैं। वो बेचारी नहीं कमा रही है ना, उसको बोलेंगे इतने चाहिए तुझे, कबर्ड तो भरा है तेरा चप्पल से, तो क्यों चप्पल मंगवा रही है। सो आई फील दैट अगर इकोनॉमिकल फ्रीडम आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। आप पैसे कमाते हो ना, तो लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि आप एवरी टाइम अवेलेबल नहीं हो। राइट। वो पूछेंगे तू बिजी है, बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है। राइट। वो अमाउंट आ रहा है मीन्स यू आर कैपेबल, यू आर कैपेबल मीन्स यू आर अ बिजी पर्सन, यू आर बिजी पर्सन मीन्स आप एवरी टाइम अवेलेबल नहीं हो। आप नहीं कमा रहे हो ना, सामने वाला आपको इमीडिएटली बहुत हल्के में लेगा। अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एट द एज ऑफ 15 से आप चालू करो टिल एंड ऑफ द, क्यों हम लोगों को इंडिया में रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है, तो पेंशन भी बंद होना चाहिए ना। राइट। पेंशन क्यों मिलता है? क्योंकि आफ्टर वर्किंग के बाद भी पेरेंट्स को पैसे मिले और बच्चे उनकी वैल्यू करें। सो अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लेडी ने खुद का खर्चा निकले इतना तो अर्निंग करना चाहिए। गॉड नोज कभी कुछ डिफ़िकल्टी आई लाइफ में तो शी हैज़ टू बी कंफर्टेबल, और वो एक अर्निंग प्रायोरिटी में होनी चाहिए। राइट। काफ़ी बार मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स में, ग्रुप में, पेशेंट में मैंने देखा है, कोविड में मैंने देखा है, बहुत अच्छी फैमिली है, हस्बैंड बैंक में जॉब कर रहा है, सब सेटल है, बच्चे सेटल है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, वाइफ शी फील दैट कि हाँ हस्बैंड तो मस्त गवर्नमेंट का जॉब है, सब अच्छा है, सेटल है, मैं क्यों काम करूँ। हमें पता नहीं है लाइफ कब चेंज होने वाली है। राइट। और वो टाइम पे सडनली हमारा लाइफ पार्टनर हमें छोड़ के चला गया। उसके पास टर्म प्लान नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड का पता नहीं है, कभी हाथ पकड़ेंगे कभी भी छोड़ देंगे। राइट। नहीं मन हुआ उनका, हमारे से मैचिंग नहीं हुआ, छोड़ दिया। अब क्या करोगे? वो टाइम पे आप क्या करोगे? आपको अर्निंग नहीं करने आता है, देन बच्चों की फीस भरना, खिलाना पिलाना, घर का इंस्टॉलमेंट, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, लग्जरी लाइफ जी ली है, कभी भी शॉपिंग में गए तो टैग नहीं देखा है। अभी वो पार्टनर जो पे कर रहा था वो हमारे साथ नहीं है, क्या करेंगे? राइट। सपने तोड़ देंगे, सुसाइड करेंगे, सेट नहीं होंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। इसलिए अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप आपका खुद का सर्वाइवल कर सको इतना कमाना ज़रूरी है। स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और आपके बच्चों को भी वो सिखाओ आप। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी समझाया नहीं जा और किचन में काम कर। मेरे पापा हमेशा हमें यही समझाते, मुझे, मेरी सिस्टर, माई सिस्टर शी इज़ IIT फ्रॉम रूरकी, उसके हस्बैंड IIT फ्रॉम मद्रास है। मुझे भाई है वो MBBS है और MD है BJ मेडिकल कॉलेज पूना में। मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को इतना ही सिखाया, किचन में टाइम वेस्ट मत करो, पेट भर सकोगे ना इतना खाना बनाना आना चाहिए, खुद का, पति का। राइट। एक्स्ट्रा बनाना है एक तो बाहर से लेके आओ, अदरवाइज घर पे मेड रखो। वो मेड रखो, उसको 5,000 रुपये पे करो, उसका भी घर चलेगा, और खुद मिनिमम 50,000 कमा के लेके आओ, उसमें से 5,000 उसको दो। इकोनॉमिकल साइकिल भी चलेगी। अगर मैं पे करूंगी किसी को तो वो किसी को पे करेगी। और मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरे सब स्टाफ फीमेल है, मेरे पास एक भी मेल स्टाफ नहीं है। मुझे उनको सैलरी देते टाइम पे बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ सैलरी 1 तारीख को दोपहर को 12 से पहले होती है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं एक इकोनॉमिकल साइकिल को एडजस्ट करने के लिए मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनका स्टाफ 100, 200, 300 लोगों का है, और वो इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए हेल्प कर रही है।
राइट. सो अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो छोटा है, बड़ा है और बड़ा है, डजेंट मैटर. मैटर इज दैट आपका खुद का खर्चा आप निकाल सको, इतना अर्निंग करना जरूरी है. वो घर से करो, कंपनी से करो, राइट. फैक्ट्री से करो, खुद के हॉबी से करो, कुछ भी चीज़ें से करो, अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. मदरहुड और बिजनेस को कैसे बैलेंस करते हैं? मदरहुड और बिजनेस को बैलेंस करना इजी है, क्योंकि वो आपकी एक लाइफ की फेज है ना. हर एक फीमेल हर एक स्टेज में आती है. जैसे वो स्टूडेंट रहती है, फिर वो किसी की बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है, ऐसे ही वो मम्मी बनती है, ऐसे ही वो आगे जाके दादी बनेगी, नानी बनेगी, काकी बनेगी. तो मुझे ऐसा लगता है मदरहुड को, अदरवाइज मदर बनने का, मम्मी बनने का, मराठी में आई बोलते हैं, आई बनने का, ये फेज़ को इतना क्यों प्रेशराइज किया जाता है कि तुझे बच्चा हो गया तो तू काम छोड़ देना चाहिए, तेरी प्रेगनेंसी है तो काम छोड़ देना चाहिए, तुझे बच्चे को 1.5-2 साल तक फीडिंग करना है तो काम नहीं करना है. ऐसा क्यों करना है? वो एक फेज़ है ना, लाइफ की एक फेज़ है, और वो फेज़ में से हर एक लेडी को पास होना है. तो वो फेज़ में पास होने के लिए उसने उसका करियर बाजू में रख देना चाहिए. नहीं. क्यों रखना है? दैट इज़ अ फेज़. मैंने मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे टिल 8 मंथ काम किया था, और माही आने के बाद मैंने 4 से 5 महीने में काम चालू कर दिया था. हाँ, मैं तब ड्यूरेशन जो है, वर्किंग आवर्स है, वो मैं कम करती थी. 4 घंटा, 3 घंटा. जब वो गुड़िया घर में बेबी सिटिंग में रहती थी, वो बहुत छोटी थी तब, उसको फीडिंग की ज़रूरत रहती थी, तो मैं 3-4 घंटे में जाके उसको देती थी. उसके बाद मैं 4 घंटे बढ़ा दिया, 6 घंटे कर दिया, 8 घंटे कर दिया. और माही शायद 8-9 साल की थी तब तक वो बेबी सिटिंग में थी. राइट. तो मम्मी बनने के बाद काम छोड़ देना चाहिए, ये क्यों? ये इंडिया में ही है, बाहर नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है अभी इंडिया में भी ऐसा नहीं है. अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हो तो अच्छे कंपनी है, अच्छी जगह है, गवर्नमेंट है, वो मदरहुड को भी बहुत अच्छी प्रायोरिटी देने लगी है. राइट. कि वो पीरियड में मम्मी को, प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी प्रायोरिटी देना, वर्किंग आवर्स कम करना, ये सब चालू हो गया है. तो आई थिंक सो बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया है, तो आप आपके वर्किंग को ब्रेक लो, नॉट नेसेसरी. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. फेज़ है, आ रही है, उसको पास करो और आगे चले जाओ. माई मॉम, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वूमन. मेरी नानी, मेरी दादी भी वर्किंग थे, स्कूल में पढ़ाते थे. माई दादी, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर. तो शायद मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि लेडीज़ को काम करना है, कौन सा भी फेज़ आ जाए तो भी काम करना है. आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जिनके मम्मी, नानी, दादी, काकी सब वर्किंग है. सो मदरहुड इज़ अ वन काइंड ऑफ द फेज़. उसके लिए आपका प्रोफेशन ब्रेक करके घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है. Right. छोटा ब्रेक ले लो, वर्किंग आवर्स कम कर दो, वो टाइम पे कुछ नया सीखो, आपके पास टाइम है, बच्चे को संभालते संभालते आप सीख सकते हो. हाँ, दैट इज़ अपार्ट कि आपको कुछ हेल्थ इशू आता है तो आप थोड़ा लंबा ब्रेक लो, दैट इज़ फाइन. बट काम छोड़ के 4 साल के काम बाद काम करना है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 8-9th में जाएगा, फिर मैं काम करूँगी, अभी मैं बच्चे के लिए मेरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ. आप सोचो, एट द एज ऑफ, जब आपका बच्चा 12 साल का, 15 साल का होगा, तो आपका एज कितना होगा? 40-45. राइट. 45 में आपके पास क्या स्किल रहेगा? फिर से ज़ीरो. एनर्जी भी नहीं रहेगी. एनर्जी नहीं रहेगी, स्किल नहीं रहेगा. जॉब करने जाओगे, इंटरव्यू दोगे, कुछ प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है. 15-16 हज़ार रुपये का जॉब मिलने वाला है, कैसे चलेगा? और तब आपके पति आपको बोलेंगे 15-16 हज़ार रुपये के लिए इतना दिन भर काम करेगी, रहने दे. अगेन इन कंक्लूजन इज ज़ीरो. तो बच्चे हो रहे हैं, बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उनकी लाइफ चालू होने वाली है. राइट. आपकी आइडेंटिटी क्लीन हो रही है. बेटर आपकी आइडेंटिटी को एक सर्टन लेवल दो, बच्चों को भी संभालो और काम को भी संभालो, हो जाता है.
राइट। आपने फिक्स कर दिया, आपने एम डिसाइड कर दिया, आपने एक फ्रेम तैयार कर दिया, हो जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई सॉ सो मेनी लेडीज जिनके 3-3 बच्चे हैं तो भी बैंक में काम करते हैं, 3 बच्चे हैं तो भी इसरो में काम करते हैं, Right. 2 बच्चे हैं तो भी इसरो में काम करते हैं। तो बच्चे होने के बाद काम छोड़ देना ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। ये हमें समझना है और हमारे फैमिली को हमें समझाना है, क्योंकि काफ़ी बार हमें काम करना है लेकिन फैमिली मेम्बर काम करने नहीं देते हैं। सो आई थिंक सो वो हम थोड़ा टेक्निकली हैंडल करके समझा सकते हैं। रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच रखनी चाहिए? एक एज के बाद काम छोड़ देना चाहिए या चालू रखना चाहिए? हाँ, दैट्स अगेन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है अगर आप पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन पूछो तो बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, हम लोगों को रिटायरमेंट है ही नहीं है। आई सॉ सो मेनी लेडी गायनाकोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मैंने देखे हैं कि जब तक उनकी आँख अच्छा डायग्नोस कर सकती है तब तक वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम कर रही है। अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट जब तक उसके हाथों से सर्जरी हो रही है तब तक वो काम कर रही है। आई सॉ इन पूना देयर आर सो मेनी कार्डियोलॉजिस्ट, जब तक उनके हाथों से हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तब तक वो कर रही है। देयर आर CA, एडवोकेट, एज लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो एनी रिटायरमेंट बाउंड्री। अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उन्होंने बताया आपको लास्ट ब्रीथ तक, લાસ્ટ છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમારે काम करवाનું છે। लास्ट ब्रीथ तक आपको काम करना है। और मैं वो चीज़ से इंस्पायर हूँ। मुझे बेड पे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मुझे जाना है ना हैप्पीली वर्क प्लेस पे जाना है। और मैं ऐसा कहना चाहूँगी, अगर आप आपकी कोई वर्क को प्यार करते हो ना, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो शायद भगवान भी आपको वो तथास्तु बोल देगा कि हाँ तू तेरे वर्क प्लेस पे एंड ब्रीथ ले लेना। फिजिकल फिटनेस भी रहेगी। एग्जैक्टली, फिजिकल फिटनेस भी रहेगी। आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है? मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, अर्निंग हो गया है ना, पैसे कमा लिए है, एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, अच्छा लग्जरी लाइफ जी लिया, आउट ऑफ कंट्री का ट्रिप हो गया, सफिशिएंट स्टाफ रख के अर्निंग कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है सक्सेस में एक नाम बनना चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए। आप चले जाने के बाद आपको कोई याद करना चाहिए। सो दैट इज़ इन माई माइंड सक्सेस इज़ वन काइंड ऑफ द फ्रेम। लाइफ की जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से होनी चाहिए। हमारे मराठी में ऐसे बोलते हैं, मैं एक सेंटेंस यूज़ करूँगी, शायद आपको पता चले नहीं चले। हमारे मराठी में ऐसे बोला जाता है, जीवन जो है उसका फोल्ड, जैसे घड़ी, जैसे एक रुमाल है उसको अपने अच्छे से फोल्ड किया, एक पेपर है उसको अच्छे से फोल्ड किया, तो उसके बॉर्डर्स और ये सब एक अच्छे से सेट कर दिया। खोलोगे तो कैसा होगा? वेल ऑर्गेनाइज होगा। अगर आपने उसको श्रिंक कर दिया, खोलोगे तो कैसा होगा? हैपेजार्डली होगा, कुछ भी डिज़ाइन नहीं रहेगी, कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगी। सो हमारे मराठी में ऐसे कहते हैं कि लाइफ इज़ अ सीम। आप जितने अच्छे फोल्ड क्रिएट करोगे उतना अच्छा पिक्चर आपको दिखाई देगा। राइट। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपके हाथ में है आपकी लाइफ कैसे डिज़ाइन करनी है, दैट इज़ अ सक्सेस। इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कितने सारे अलग अलग कंट्री है, कंट्री के अंदर छोटे छोटे सिटी है, स्टेट है, छोटे गांव है, और हम कहाँ हैं? कहाँ पे भी नहीं है। राइट। है ना? इतने सारे जनरेशन चले गए, कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये आए वो आए, कितने फेज चले गए, कितने युग चले गए, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, तो भी हम रतन टाटा को क्यों याद करते हैं? तो हम अब्दुल कलाम को क्यों याद करते हैं? क्योंकि
उनके लाइफ में कुछ सक्सेस उन्होंने मिलाया हम्म, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आइडेंटिटी में आए. सो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस इज़ दैट कि आपको जाने के बाद कोई याद करे, आप ऐसे कुछ करके जाओ समाज के लिए कि वो हेल्पफुल हो. आपको किसने ज़्यादा मोटिवेट किया? गुड क्वेश्चन. मुझे मोटिवेट किया मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, बचपन में बिफोर मैरिज, और बहुत धक्का मार मार के मोटिवेट करके मुझे डॉक्टर बना दिया. उसके बाद लाइफ चेंज हुई. समीर के साथ मैरिज करने के बाद मेरे लाइफ में रोल मॉडल मेरा हस्बैंड है. देयर आर सो मेनी बुक्स, बहुत ट्रेनर है. मैं काफ़ी सारे कोर्सेस अलग अलग करती हूँ और एंड कंक्लूजन इज़ दैट घर का आयम अहमदाबादी काम आता है. और ही इज़ माई गुड मोटिवेशन. समीर की बात की जाए तो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव गाई. उसने मुझे सब जगह पे कोऑपरेट किया. ऐसा नहीं है कि सब लाइफ बहुत स्मूथ चलती है. मैं भी काफ़ी बार हेल्थ इश्यूज से, इकोनॉमिकल इश्यूज से, रिलेशनशिप इश्यूज से बाहर आती हूँ, आई हूँ. वो सब टाइम पे समीर ने मुझे बहुत ही बैलेंस किया. और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी, शायद मैंने उसको कभी नहीं बताया, ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद उसको पता चले कि मुझे उसको क्या कहना है. उसने मुझे लाइफ में कभी ना ही नहीं बोला. और मुझे ऐसा लगता है मेरे सक्सेस के पीछे उसका ना नहीं कहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी लेनी है, हाँ. मैंने बोला मुझे क्लिनिक करना है, उसने बोला हाँ. मैंने बोला मुझे और एक क्लिनिक करना है, उसने बोला हाँ. शायद उसने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि उसको पता है ये कर पाएगी, इसको रोकना नहीं है. अगर रोका तो इसकी ग्रोथ अटकेगी. शायद उसके लिए वो मुझे हाँ बोलता है. और थैंक्स टू उनके मम्मी पापा कि उन्होंने इतना अच्छा लड़का मुझे दिया. सो अल्टीमेट इन माय लाइफ फैमिली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, जहाँ पे समीर, मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, और आफ्टर ऑल एंड कंक्लूजन ही इज़ माई रोल मॉडल. उसने मुझे कभी ना नहीं बोला, डीमोटिवेट नहीं किया. हाँ, साल में एक बार बहुत अच्छा क्रिटिसाइज़ करता है वो मुझे. जब उसे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी का ग्राफ कम हो रहा है तो वो मुझे थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता है और मेरे ईगो को हर्ट करता है और फिर मुझे फिर से बैटरी चार्ज करने के लिए मजबूर करता है कि चलो अभी उठो और फिर से दौड़ो. और शायद उसका वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना मेरे लिए एक स्पार्क जैसा रहता है. और मैं फिर से 2 साल दौड़ती हूँ. मेरा सब ग्राफ मैं अच्छे से लेके जाती हूँ. काफ़ी बार वो मुझे बहुत अच्छे चैलेंजेस देता है, जैसे वेट रिड्यूस करना, कोई कंट्री में तुझे अकेले जाना है. तो उसकी वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ. तो मेरे लाइफ में नो वन अदर पर्सनालिटी, मैं कोई गुरु महाराज कोई पर्सनालिटी को मेरा रोल मॉडल नहीं मानती हूँ. लिखे हुए बुक्स को मैं रोल मॉडल नहीं मानती हूँ. मैं रोल मॉडल मानती हूँ मेरे लाइफ पार्टनर को, जो मुझे यहाँ तक लेके आया. और शायद आज का पॉडकास्ट भी, आज भी सुबह बहुत क्रूशल टाइम था, पेशेंट ज़्यादा थे, घर पे थोड़ा स्टफ था, तो उसने बोला जा और तू तेरा काम कर ले, कुछ बात नहीं. सो वो कभी ना नहीं बोलता है. तो मैं शायद ऐसा बोलूँगी कि आपके लाइफ पार्टनर को कुछ चीज़ें करनी है तो आप ना मत बोलो. उसने मुझे ना एक कैलकुलेटेड रिस्क दिया था. जब मैं एक सर्टन अमाउंट अर्न करती थी तब मुझे उसने बताया कि जो अर्न करती है ना उसमें से 50% अमाउंट का रिस्क तू मुझे पूछे बिना ले सकती है. मुझे पूछना नहीं है कि इतना तुझे 50 लाख खर्चा करना है ना, मुझे पूछना नहीं है. क्योंकि तू अगर 1 करोड़ कमा सकती है तो तू 50 लाख घुमाने के बाद तू क्यों टेंशन ले रही है, तू नेक्स्ट ईयर कमा सकती है. तो नहीं पूछना है. फिर जैसे मेरा अर्निंग बढ़ता गया उसका फ्रीडम भी बढ़ता गया. तू लॉस में जाएगी तो भी मुझे चिंता नहीं है, तू खुद से मैनेज कर लेगी. तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब वो मेरे पे विश्वास करता है. सो माई रोल मॉडल इज 100% समीर. ग्रेट,
वेरी नाइस। थैंक यू। अगर बिजनेस को ग्रोथ मोड पे लाना है तो किस तरह से ला सकते हैं? गुड क्वेश्चन। अगर बिजनेस को ग्रोथ मोड में लेके जाना है तो वन थिंग इज अपग्रेडेशन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज विजन क्लियर, और साल भर का एक टू डू लिस्ट। उसमें 2-3 पार्ट रहता है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मैं मेरे लाइफ में 3 प्रकार के गोल रखती हूँ। एक शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में 1 महीने 1.5 महीने में क्या कंप्लीट करना है, मिड टर्म में 6 महीने में, और लॉन्ग टर्म में आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल। सो आई ऑलवेज फील कि आपके पास अगर कुछ मोटिवेशन नहीं है, कुछ एम नहीं है, विजन नहीं है, तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो तो आप टीम को कैसे मोटिवेट करोगे? सो टीम को मोटिवेट करने के लिए यू नीड सम गुड इथिक्स। हमारे क्लिनिक पे एवरी डे सुबह 10 बजे पूरा टीम जूम पे ओथ लेती है। जो ओथ में देयर आर सम थिंग्स कि बाबा हम अच्छा काम करेंगे, इथिकल काम करेंगे, एवरीथिंग। सो आपके इथिक्स आपके साथ होने चाहिए, आपका गुडविल आपके साथ होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके घर के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। राइट। तो ही आप बिजनेस में ग्रोथ हो सकते हो। आपके पास अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। आप जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ उठते हो, बैठते हो, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, वो क्या करता है वो आप ऑब्जर्व करते हो, और तब आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस की ग्रोथ और आपकी फैमिली की ग्रोथ होती है। अगर आप ड्रिंक लेते हो, आपका फ्रेंड भी लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो रूटीन हो जाएगा। अगर आप मंदिर में जाते हो, आपका फ्रेंड भी मंदिर में जाता है, आप एवरी टाइम मंदिर में जाओगे। मेरे पास जो फ्रेंड्स है दे ऑल आर अ बिजनेस पर्सन्स। राइट। मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं, कैसे पैसे लगाते हैं, कैसे रिटर्न निकालते हैं, कितना काम करते हैं। सो ऑलवेज मेक अ गुड फ्रेंड्स। अगर अच्छा बिजनेस करना है तो अच्छे बिजनेस ओनर से रिलेशन बनाओ, अच्छा एटमॉस्फियर क्रिएट करो, किटी पार्टी में जाओ, 2-3 घंटे एंजॉय करो, शॉपिंग करो, ये करो वो करो। हाँ, वो करना चाहिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर फीमेल, फॉर मेल एन्जॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन दिन भर में से कितना टाइम आप उसमें दे रहे हो और कितना टाइम आपके लाइफ को सेटल करने में दे रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि अगर आपको अच्छा बिजनेस सेटल करना है तो आपका आजू बाजू का जो एरिया है उसको अच्छा फार्मिंग देना ज़रूरी है। राइट। यंग जनरेशन के लिए कोई स्पेशल मैसेज? मैं अभी यंग हूँ, आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम 40-50 में चली गई। यंग जनरेशन के लिए क्वेश्चन है, उनको है ना सब चीज़ें बहुत इजीली और शॉर्टकट में चाहिए। सबको चाहिए, नॉट यंग जनरेशन, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। विदाउट एफर्ट्स इमीडिएटली क्या मिल रहा है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट 3-4 जनरेशन्स, ईजी चाहिए, पैसे जल्दी मिलने चाहिए। जो खिलौना आया ना हमारे पास, उसने हम लोगों को बहुत पागल कर दिया। इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर, ये जैसे पॉडकास्ट है, बहुत इजी हो गया ना, लगता है ना? नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग उनका लेवल का स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है वो, सेकेंड जनरेशन बिजनेस, ऐसे ये बड़ा टॉपिक है यंग जनरेशन। तो मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़ा शॉर्टकट में जाने की आदत जल्दी हो गई है, क्योंकि वो खिलौने ने लगाई है। हम जब छोटे थे, आप, मैं, मेरे मम्मी पापा, है ना, हम निबंध लिखते थे, निबंध, है ना, 10th में निबंध आता था, लेटर राइटिंग्स आते थे, है ना। हम कितना सोचते थे कैसे लिखना है, हम सोचते थे इसमें क्या लिखना है, है ना। अभी बच्चे सोचते हैं नहीं, चैट जीपीटी में टाइप करते हैं। बच्चों की क्या बात है, हम नहीं सोचते। उस टाइम हमें मेमोरी भी पावरफुल रखनी पड़ती थी। तब हम सोचते थे। अभी हम लोगों को भी एआई की हैबिट पड़ गई है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि एटमॉस्फियर वो क्रिएट हो रहा है, यंग जनरेशन की
इशू नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज दैट वो एटमॉस्फियर हो रहा है। चैट जीपीटी नहीं था ना तब सर, मोबाइल कब मिला हम लोगों को? समीर ने गिफ्ट किया मुझे मेडिकल के लास्ट ईयर में, है ना। ये बच्चों को पैदा होते ही मम्मी पकड़ा देती है मोबाइल। द प्रॉब्लम इज दैट शॉर्टकट उनको चाहिए, क्योंकि सब इजी हो गया है, एफर्ट्स नहीं लेने हैं, पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, तेरा मेरा जमता नहीं है, छोड़ दे। yes. लिविंग में रहो, बना तो शादी करो, नहीं तो छोड़ दो। हमारा जनरेशन भी ऐसा नहीं है जैसे हमारे पहले जनरेशन वाले लोग हैं, वो बहुत पेशेंस वाले थे। हमारे जनरेशन में भी बहुत सारे इश्यूज है, आने वाले जनरेशन में भी रहेंगे, उसके बाद में भी रहेंगे। दैट इज़ एटमॉस्फियर, चलता है। इसमें खाली एडजस्ट होके लाइफ का निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप चल रहे हो एग्जैक्टली, तो सारे फैक्टर साथ लेके चलो, एग्जैक्टली, तो ही सक्सेस मिलेगी। yes. और वो सक्सेस को आप लंबे टाइम तक चला पाओगे और ज़्यादा सक्सेस पे पहुंच पाओगे। एग्जैक्टली। आप बाय प्रोफेशन ट्राइकोलॉजिस्ट हो, यस। तो हेयर और स्किन के बारे में कुछ टिप्स दो। यस, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है और इसके लिए शायद हम आगे जाके एक पॉडकास्ट बनाएंगे। डेफिनेटली। यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में कहना चाहूँगी, मेल फीमेल की बात। एज अ ट्राइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं बालों के। बाल झड़ रहे हैं, बाल्डनेस हो रहा है और गंजापन आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप जो इनर बॉडी में आपके चल रहा है वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है बालों पे और स्किन पे। हाँ, जैसे एज बढ़ती है तो बालों के इश्यूज आते हैं। टिप्स की बात की जाए तो मैं 2-3 छोटे छोटे टिप्स आपको दे रही हूँ। जैसे हफ्ते में 3 बार बाल को वॉश करना है, हफ्ते में 1 बार ऑयल लगाना है, अच्छा कंडीशनर शैम्पू यूज़ करना है, पीएच लेवल का शैम्पू लगाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो स्क्रॉल करते टाइम पे आपको दिखता है वो सब सही नहीं होता है। उसको एनालाइज करो और आपके आजू बाजू वाले स्किन हेयर डॉक्टर को बताओ। वो शैम्पू, ऑयल, सीरम ऑफर में मिल रहे हैं इसलिए खरीद के लगाओ, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए सूटेबल है क्या नहीं है, वो देख के, वो एनालाइज करके आप ऑयल शैम्पू का सिलेक्शन करो। द थिंग इज़ दैट रूटीन में, खाने पीने में बहुत अच्छी चीज़ें लेके आना है। अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है संडे किचन ऑफ, वो ट्रेंड इज़ वेरी बैड ट्रेंड। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना बाहर खाते हो आपको पता नहीं है कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो घर का खाना प्रायोरिटी में रखो। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, जूस की प्रायोरिटी रखो। चीज़, अब सिंपल कैलकुलेशन मैं बताऊँ, जैसे काफ़ी मम्मी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो चीज़ का क्यूब आता है अमूल का वो शायद 17-18 रुपये का आता है। कितना भी उसका घिसो तो इतना ही बनता है। हम बर्गर खाते हैं 40-50-60 रुपये का, इतना चीज़ रहता है, कैसे होगा उसका बैलेंस ही नहीं होगा। वो क्या डालते हैं हमें पता नहीं है। वो भी अर्न कर रहे हैं ना, साइकिल चला रहे, वो इकोनॉमिकल। मैं सजेस्ट करूँगी इंस्टेंट फूड मत खाओ। चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस पर थोड़ा सा आप, हाँ खाओ, ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने में 1 बार 2 बार इज ओके, बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे मैंने काफ़ी बार देखा, कुछ भी हो जाए, बटाटे की सब्जी आती है, कुछ भी हो जाए, सब में बटाटा पड़ता है। और गाठिया हमारा फेवरेट फूड है, गुजराती लोग का तो यही सब फेवरेट है ना। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज दैट कि जो आप खाते हो, जो आप मुंह में से डाल रहे हो आपके बॉडी में, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो यहाँ दिख रहा है। तो बाहर से कुछ भी इंजेक्शन लो, ग्लूटाथॉन यूज़ करो, ये करो, वो करो, उससे अच्छा इनर बॉडी को बैलेंस करो। अच्छी नींद लो, मेडिटेशन एंड गुड फूड, और सोच अच्छी रखो, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और बॉडी को डिटॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। सो सोच अच्छी रखो, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी तो पूरी बॉडी बैलेंस रहेगी। सो बाल और स्किन है, दैट इज़ अ कॉस्मेटिक थिंग्स, राइट। और
बस मैं ऐसा चाहूँगी कि आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ ना आए, हम्म, अगर आए तो मैं हूँ। मैम थैंक यू वेरी मच। आज का जो पॉडकास्ट हमने शूट किया है वुमेंस डे के ऊपर, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स जो देखेंगे ये एपिसोड, तो उसको भी कहीं पे भी वो सोच आएगी कि भाई हमें ये सोच बदलनी है और इसके लिए हमें ये करना है। तो थैंक्स अ लॉट। काफ़ी सारा अच्छा मैसेज आपने दिया है, आपकी लाइफ स्टोरी भी अच्छी थी, उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। यस। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू कौशिक भाई, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आपने जो वुमेंस डे का जो ये स्पेशल डे है, ये बहुत ही स्पेशल बनाया मेरे लिए। मुझे कुछ अच्छा फीलिंग आया जैसे बर्थडे है और मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, और वेरी नाइस। ये जो आपका सेटअप है बहुत ही लाइव है। थैंक आपकी यू। जो बैकअप वाली टीम काम करती है म्यूज़िक के लिए, एडिटिंग के लिए, कैमरे के लिए, और ये सेटअप इज़ वेरी लाइव। बहुत अच्छा लगा मुझे, सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग हुआ। और ख़ास आपकी बात की जाए तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत फॉलोअप लिए, क्वेश्चन आंसर इतने तैयार के लिए, एक फ्लो आपने जनरेट किया, और पेशेंसली हार्डली शॉर्ट पीरियड में आपने ये सब अरेंज किया, तो बहुत अच्छा लगा। यू हैव अ वेरी गुड पेशेंस पर्सनैलिटी। थैंक और यू। आपने मुझे लास्ट 3-4 आवर्स से अच्छे से मैनेज किया, और कोई अननोन फीमेल को झेलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो लास्ट ऐसा 4 नहीं आवर्स होता से है। आपने मुझे अच्छे से मैनेज करके पेशेंसली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये पॉडकास्ट बहुत एन्जॉय किया। बचपन से लेके अभी तक का जो फ़ेज़ है वो फिर से रिकॉल हुआ, तो अच्छा लगा। और होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फर्दर पॉडकास्ट। अच्छे पॉडकास्ट करना और लोगों को अच्छा मैसेज पास करना। रियली थैंक यू, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू थैंक यू। कौशिक भाई, थैंक यू।